तो चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है रूस के खिलाफ। स्विट्जरलैंड का एक बड़ा एक्शन। स्विट्जरलैंड में पुतिन की संपत्ति फ्रीज अप की जाएगी। बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं, रूस के खिलाफ सभी देश जो लगातार बड़े कदम उठा रहे हैं और आर्थिक चोट भी पहुंचा रहे हैं। स्विट्जरलैंड में पुतिन की संपत्ति फ्रीज अप की जाएगी। ऐसे में पुतिन पर क्या अब इसका कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि रूबल जो रूस की करेंसी है उसमें भी एक भारी गिरावट देखी गई है। स्विट्जरलैंड में पुतिन की संपत्ति को फ्रीज अप किया जाएगा और ऐसे में क्या अब रूस अब थोड़ा सा थमेगा, थोड़ा रुकेगा, क्योंकि लगातार यूक्रेन पर हमला जारी है रूस की तरफ से। तो डिफेंस एक्सपर्ट वीएन झा जी जुड़ गए हैं, पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि क्या इन प्रतिबंधों से रूस पर कोई फर्क पड़ेगा। वीएन झा जी, स्वागत है न्यूज इंडिया में आपका। वीएन झा जी, जो प्रतिबंध सभी देश लगा रहे हैं, चाहे आप अमेरिका की बात करिए या फ्रांस की बात करिए, तमाम यूरोपियन देश की आप बात करिए, लेकिन फिर भी रूस कहीं से भी डरता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल वो निडर है। देखिए, जब आप कोई चीज कुछ ठान लेते हैं मन में, और वो भी नेशनल लेवल पे, नेशनल इंटरेस्ट में, तो फिर उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसके लिए आपको क्या क्या आपको चुकानी पड़ रही है। तो अभी रूस ने ये ठान लिया है कि कल को जब नेटो का यूक्रेन में आने के बाद जो रूस को जो खामियां भुगतनी पड़ेगी, उसके मामले में अभी जो भी कीमत चुकानी पड़ रही है ये बहुत कम है। तो इसीलिए रूस तो ये करेगा। लेकिन वीएन झा जी, ये तो सनक हो गई ना। एक तरफ आप बातचीत के टेबल पर आप बैठे, एक तरफ पूरी आप रणनीतियां बना रहे हैं कि कैसे न्यूक्लियर से हमला किया जाए यूक्रेन पर। जी, ठीक आपने सवाल किया हुआ है। देखिए, बातचीत तो आज से नहीं, आज से लगभग 2 महीना पहले से ही चल रही है। पहले रूस सिर्फ 2 कंडीशन रखे हुए था। पहला कंडीशन ये था कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो और नेटो इसका लिखित गारंटी दे, और दूसरा कंडीशन ये था कि डोनबास एरिया में जो रूसी मूल के जो लोग पिछले 8 साल से एक तरह का जेनोसाइड झेल रहे हैं, उस पे वो जेनोसाइड खत्म हो, उस डोनबास एरिया को ऑटोनोमस घोषित किया जाए, क्योंकि इनका जनमत संग्रह पहले ही हो गया था। तो इनको ऑटोनोमस घोषित किया जाए और इसको यूक्रेन पार्लियामेंट रेटिफाई करे। तो ये तो माना नहीं, बिल्कुल। उसके बाद युद्ध के ठीक लगभग 7 दिन 8 दिन पहले से जो लास्ट मोमेंट जो कोऑर्डिनेशन था, मीडिएशन था, वो शुरू हुआ। फ्रांस के राष्ट्रपति गए वहां पे, जर्मनी के राष्ट्रपति गए वहां पे, और भी कुछ नेता गए वहां पे। लेकिन देखिए, सुलह कब हो सकता है? जबकि दोनों पार्टी एक दूसरे को थोड़ा सा कंसेशन देने के तैयार हों। रूस का बड़ा सीधा सा सिक्योरिटी क्वेश्चन था कि अगर नेटो हमारे घर के पीछे आ जाएगी, पिछवाड़े में आ जाएगी, तो हमारा जीना हराम हो जाएगा। बिल्कुल। और ये जो यूक्रेन है, यूक्रेन एक किसी तरह से गलत फहमी में था कि उसको हमेशा से नेटो का और यूरोप का साथ मिलता रहेगा, चाहे वो पीस टाइम कंडीशंस हो, चाहे वॉर टाइम कंडीशन हो। चलिए वीएन जी, बड़ी खबरें भी आ रही हैं, आपको मैं रोक रहा हूं। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, यूक्रेन के राष्ट्रपति का बड़ा बयान जो अब आया है, जल्दी रूस से दूसरे राउंड की बातचीत करेंगे, ये कहना ज़ेलेंस्की का। रूस ने खार्किव में भीषण बमबारी की, लेकिन पहले राउंड की बातचीत को बेनतीजा रही। और पहले राउंड की बातचीत के बाद आपने देखा कि रूस और भी ज्यादा अटैकिंग मोड में अब आ गई है, अपनी सेना को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रही है। 64 किलोमीटर का लंबा काफिला भी आपने देखा, जो सैटेलाइट की तस्वीरें आई। ऐसे में दूसरे राउंड की बातचीत अगर बेनतीजा रही, तब रूस क्या कदम उठाएगा, तब आगे क्या परिस्थितियां होंगी, कैसे हालात होंगे यूक्रेन के सामने, यही हम अब समझेंगे। वीएन झा जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। चलिए आऊंगा एक और बड़ी खबर इस दौरान। जिस तरह से हालात इस वक्त यूक्रेन में तनावपूर्ण बने हुए, उसी दौरान खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। रूसी हमले में भारतीय छात्र की जान चली गई। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। दुखद खबर ये, क्योंकि लगातार भारत सरकार इस कोशिश में है कि कैसे अपने भारतीय नागरिकों को, छात्रों को वहां से निकाला जाए। ऐसे में एक छात्र की मौत होना एक जो बहुत बड़ा चोट है भारत को भी। अब ऐसे में क्या भारत अभी भी चुप बैठेगा?
क्योंकि रूसी हमले में अगर भारतीय छात्र की मौत हुई है, ऐसे में क्या अब होगा उस घर के सदस्यों का जिस घर का ये बेटा गया होगा यूक्रेन में पढ़ाई करने के लिए। वीएन झा जी डिफेंस एक्सपर्ट बने हुए हैं। वीएन जी देखिए, एक दुखद खबर भी आ गई। एक छात्र जो खार्किव में था वो रूसी हमले में उसकी जान चली गई। जी, ये बहुत ही दुखद खबर है। मेरी तरफ से उस परिवार को श्रद्धांजलि है और ये बहुत ही गलत हुआ है। लेकिन देखिए, पूरा का पूरा जो यूक्रेन है अभी वॉर जोन है और इसमें जो शहर जहाँ पे कि जो वॉर थिएटर था वो शिफ्ट हुआ है, मतलब शहर में जो लोग रह रहे हैं वो रूसियों पे आत्मघाती कर रहे हैं या हमला कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली रूसी सेना जो है वो रिटेलिएट करेगी, वो उसका जवाब देगी। जो शहरी हैं उनका जो घात है उसमें रूसी सेना मरेगी। वीएन झा जी देखिए, सीधा सा सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है अगर इसी तरह से भारतीयों की जान जाती रहेगी यूक्रेन में, तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी का स्टैंड अभी भी यही रहेगा कि हाँ शांतिपूर्ण तरीका अपनाया जाए, किस तरह से बातचीत करके पूरे इस विवाद का समाधान निकाला जाए, या फिर कुछ भारत भी कदम अब आगे बढ़ाएगा? नरेंद्र मोदी जी या भारत क्या कर लेगा इसमें, आप बताइए। क्योंकि आप सेना की सहायता वहां पे दे नहीं सकते हैं। बिल्कुल। आप वहां पे जो साजो सामान है वो ऑलरेडी यूरोप से सफिशिएंट प्रॉमिस की गई है, लेकिन अभी पूरा का पूरा यूक्रेन जो है वो बंद पड़ा है, उसका एयर स्पेस बंद पड़ा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि सो कंट्री उसको इतना जहाज देगा, सो कंट्री उसको साजो सामान देगा, लेकिन वो यूक्रेन में पहुंचेगा कैसे? बिल्कुल। यूक्रेन में तो रूसी सेना का अभी देखिए वर्चस्व है, पूरा का पूरा जो हवाई क्षेत्र है, एयर स्पेस जिसको बोलते हैं आप, वो एयर स्पेस अभी रूसी डोमिनेंस में है। कहीं से कोई जहाज बिना रूसी इजाजत के वहां नहीं जा सकती। इतना ही नहीं, वहां पे अगर कोई रूसी इजाजत के साथ में गया भी तो ग्राउंड पे, जमीन पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं यूक्रेन ओरिजिन के और मर्सनरीज जिनके पास में कि वो शोल्डर से फायर करने वाला स्टिंगर मिसाइल है। बिल्कुल। और स्टिंगर मिसाइल कोई भी हवाई जहाज को, हेलीकॉप्टर को, जो कि लगभग 3 किलोमीटर से नीचे फ्लाई कर रही है, उसको ध्वस्त करने में सक्षम है। तो इसीलिए कोई भी देश ये इस तरह का चांस ले ही नहीं सकता है। और भारत इस दोनों युद्ध में कहीं भी डायरेक्ट स्टेक होल्डर नहीं है। तो भारत के सामने में उपाय क्या है? हाँ, एक चीज है जो मैं पिछले 3-4 दिन से कह रहा हूं कि विदेश मंत्रालय जितने पश्चिमी तट के हैं यूक्रेन, उसमें से सारे कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे रूस के जो सरकार है वहां के भी और बाकी भी सरकार से जरा बातचीत करके उस एरिया में जो भी पड़ता है उसको वहां से निकासत करने का काम करें। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल बेलारूस, अब बेलारूस के आसपास में सुमी आ जाता है, बाकी वो चेर्नोबिल वो आता है वहां पे। तो ये सब जो एरिया में अगर कोई छात्र फंसे हुए हैं तो भारत सरकार बेलारूस से बात करके उसको बेलारूस की तरफ में इवैक्यूएट करे। हालांकि ये भी आसान नहीं होगा क्योंकि सेना का जो पूरा कॉलम है वो बेलारूस से इस तरफ में आ रहा है। लेकिन अगर भारत सरकार कोऑर्डिनेशन करे अच्छी तरह से बेलारूस से और रूस से भी, तो उसके जो समीपवर्ती निकटवर्ती जो एरिया है वहां से भारतीय छात्र ऑल द वे रोमानिया या पोलैंड आने के बजाय उसी बेलारूस में या रूस में जाके फिर वहां से इवैक्यूएट किए जा सकते हैं। ये चीज बहुत सारे लोगों ने भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट की है कि आप रूस से भी और बेलारूस से भी संबंध। बिल्कुल वीएन झा जी, क्या होगा भारतीय सेना का अगला कदम, किस तरह से रणनीतियां भारत अब बनाएगा? क्योंकि एक छात्र की जान जाना एक ये चिंता की खबर है। एक ब्रेक के लिए जा रहे हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे जो दूसरे राउंड की बातचीत होने वाली है रूस और यूक्रेन की, इसमें क्या चर्चा हो सकती है, क्योंकि पहले राउंड की बातचीत बेनतीजा थी कि में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। रूसी हमले में भारतीय छात्र की मौत की पुष्टि विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके दी है। अब विदेश मंत्रालय उनके परिजनों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है जिस छात्र की वहां पर मौत हुई रूसी हमले में। भारतीय छात्र की मौत देखिए ट्विटर के जरिए
ट्वीट करके विदेश मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। हमें ये कहते हुए दुख हो रहा है कि एक भारतीय छात्र जिसकी मौत हो गई रूस के हमले में। वीएन झा डिफेंस एक्सपर्ट जो लगातार जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं इस पूरे विवाद को लेकर, इस पूरे हमले को लेकर, इस घटना को लेकर कि आखिर ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी, इसके आने वाले समय में दुष्परिणाम क्या होंगे। वीएन झा जी, टेबल पर पहले राउंड की बातचीत तो देखिए बेनतीजा रही, ऐसे में यूक्रेन अब ये कह रहा है कि दूसरे राउंड की भी बातचीत होने वाली है। क्या लग रहा है दूसरे राउंड की बातचीत में कुछ हो पाएगा, क्या समाधान? अगर यूक्रेन के प्रेसिडेंट वो अगर यूक्रेन के लिए निगोशिएट करने के लिए जाएंगे तो जरूर प्रोग्रेस होगा। लेकिन अगर वो नेटो और यूरोपियन यूनियन के प्रवक्ता होके वहां पे निगोशिएट करने जाएंगे तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगा। देखिए, जब भी आप वार्ता करने के लिए जाते हैं तो आप गिव एंड टेक करते हैं, और उस समय में अगर आपका स्टांस पहले ही क्लियर नहीं है, बिल्कुल, और जेलेंस्की की स्थिति आज क्या है, वो रूस में यूक्रेन में सिर्फ एक मोहरा है। अभी यूक्रेन पूरा चेस बोर्ड बना हुआ है, जेलेंस्की एक मोहरा है, और उसकी शक्ति पीछे यूरोप में और नेटो में है। तो यूरोप और नेटो उसको जो बोलने के लिए कहता है वो वही बोलता है, जो करने के लिए कह रहा है वो वही करता है। अभी उसने अपने नागरिकों की जो जिंदगी है उसको दांव पे लगा दिया है। देखिए वीएन झा जी, मैं आपको रोक रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी अपने सैनिकों को मोहरा ही समझ रहे हैं। वो भी चाह रहे हैं कि कैसे इस चेस के गेम में मैं जीतूं और राजा मैं ही रहूं, बेशक हमारे कितने भी मोहरे शहीद हो जाएं। सागर जी, मैं फौज में रह चुका हूं। आप मुझे मोहरा कह सकते थे, लेकिन फौज मोहरा नहीं होती है। ये फौज का कर्तव्य होता है अपने देश की जो नीति होती है उसको कार्यान्वित करना सेना के हाथ में जो होती है। तो कोई भी सैनिक मोहरा नहीं होता है, लेकिन नागरिक, एक आम नागरिक जिसको कि लड़ाई से, हथियार से, सेना से कोई डायरेक्टली मतलब नहीं है, जब आप उसकी जिंदगी को दांव में लगाते हैं तब वो जो होता है वो आप मोहरा बना रहे हैं। यूरोपियन यूनियन और नेटो जेलेंस्की को मोहरा बनाए हुए हैं, और जेलेंस्की अपने जो सिटीजन्स हैं, जो सिविलियन जो हैं, उनके जो सारे लोग हैं, आम आदमी हैं, उनको मोहरा बना के उसको दांव पे लगा रही है। और यही एक कारण है कि जो एक बड़ा धमाका हुआ है उधर में खरकीव में, तो वहां पे सब कुछ खत्म हो गया है। तो अगर भारतीय विद्यार्थी थे या कोई और भी विद्यार्थी रहे होंगे, अगर भारतीय विद्यार्थी थे तो आप ये मान के चलिए कि वहां पे और भी विद्यार्थी होंगे। बिल्कुल, अभी आपको एक की खबर आई है दोस्ता कि वहां पे नेपाली या वहां पे पाकिस्तानी या वहां पे कोई और भी विद्यार्थी रहे होंगे। अच्छा वीएन जी, ये जो लगातार हमले के दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, छठा दिन है देखिए और हमला तेज होते जा रहा है। कीव को चारों तरफ से घेर रही है इस वक्त रूस की सेना। ऐसे में हमला जो है वो बहुत देखिए जटिल परिस्थितियों में आते जा रहा है। अगर लड़ाई बढ़ गई तो लग नहीं रहा है कि बातचीत से कुछ समाधान निकलेगा, कई राउंडों की बातचीत लगातार ये चलती रहेगी। देखिए, फाइनली कहीं न कहीं डिप्लोमेसी तो अपना एक्शन लेगा, अपना कदम रखेगा, लेकिन उससे पहले शायद जेलेंस्की अपने लाखों लाख जो नागरिक हैं उनकी जिंदगी दांव पे लगा चुके होंगे। अब देखिए, जो आज सुन रहे हैं आप कि कीव पे हमला होने वाला है, कल दिन में सुबह में मॉस्को ने एक अलर्ट जारी किया था, एक मैंडेट जारी किया था कीव के लिए कि वहां से सारे जो नागरिक हैं वो निकल जाएं। 24 घंटे उसने दिए थे। और आज जिस तरह से खबर आ रही है कि आज शाम के बाद से या रात में किसी समय में ये हमला शुरू होगा, और ये बहुत ही घातक हमला होगा। इसीलिए भारत सरकार भी वीएन जी, जल्दी से मैं बात पर आपकी प्रतिक्रिया और चाहूंगा। आपने मोहरा कहा वहां की सिविलियन को जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं जेलेंस्की, और ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि देखिए अन्य देशों से हथियार की मांग कर रहे हैं जेलेंस्की। अमेरिका से कह रहे हैं कि मुझे हथियार चाहिए, मुझे अपने कदमों को पीछे नहीं करना है। फ्रांस हो या अन्य देश हो हथियार पहुंचा रहे हैं, लेकिन जेलेंस्की ये नहीं कह रहे हैं कि खाने पीने का सामान भी भिजवाइए, राहत सामग्री चाहिए, हमारे नागरिक यहाँ पर भूखे मर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। तो सागर जी कैसे आएगा? हवाई स्पेस बंद है,
सड़क से कोई नहीं आ सकता है। अगर वो कुछ भी डिमांड ठीक है करेगा, वीएन झा जी, आपको रोक और- रहा हूं। उस बच्चे की, उस छात्र की तस्वीर अब मैं आपको दिखा दूं। देखिए, छात्र की जान चली गई। ये वो छात्र जो रूसी हमले में जिसकी जान चली गई, न्यूज इंडिया का परिवार भी श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उस परिवार को ईश्वर से हम कामना करेंगे कि उनको हिम्मत प्रदान करे इस विषम परिस्थितियों में लड़ने की। एक छात्र जो अपने भविष्य को संवारने के लिए, डॉक्टर बनने का जिसने सपना देखा था, जो गया यूक्रेन पढ़ाई करने के लिए एमबीबीएस के, लेकिन उसे अंत में क्या मिली? वहां पर मौत। ये तस्वीरें ये दर्शाती है कि जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। चलिए वीएन झा जी, आपके पास में लौट कर आऊंगा।